हेलो दोस्तों, हम लोग जो है सुपर 20 का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें कि हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण से संबंधित है और ये आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल यानी कि प्रदूषक भुगतान सिद्धांत जो है यह किस संस्था द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंडिया में आप जानते ही हैं कि अगर इतना एक पर्टिकुलर अमाउंट टन कोयला के बाद आप कोयले का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है फाइन पे करना पड़ता है। तो ये मतलब चीज़ जो है किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। आपके ऑप्शन है यूएनईपी, ओईसीडी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, नन। और मैं चाहूंगा कि दोस्त आप इसका आंसर करने का कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ओईसीडी। ठीक है, ये विकसित देशों का समूह है और इन्हीं के द्वारा जो है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का सिद्धांत जो है वो स्टार्ट किया गया था। यूएनईपी तो आप जानते ही हैं कि यूएन का वो संगठन है जो कि पर्यावरण संबंधित सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखता है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, ये भी जो है जीव जंतु और पर्यावरण के लिए एक मतलब संस्था है और जिसका हेडक्वार्टर जो है वह स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे आपको इंपॉर्टेंट अधिनियम दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट दिए गए हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं और साथ ही साथ वो किस ईयर में आए थे ये आपको यहां पे दिया गया है, आपको मैच करना है। पहला जो है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वन संरक्षण अधिनियम। दूसरा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और तीसरा जो है ये पर्यावरण का अम्ब्रेला स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो आपको बताना है कि अधिनियम कौन से ईयर में आए। कोशिश कीजिए आंसर करने का। तो क्या जवाब हो जाएगा? जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये 1980 में आया था। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये पर्यावरण का सबसे पहला एक्ट है जो 1972 में आया था। और जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये आपका 1986 में आया था। ठीक है, 1972 में जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पे यूएनईपी का गठन हुआ था और साथ ही साथ सभी देशों को यह कहा गया था कि पर्यावरण को बचाने के लिए, जीव जंतु को बचाने के लिए आप अपने यहां जो है अधिनियम यानी कि एक्ट लाएं। और तब इंडिया अपने यहां वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया था 1972 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 में आया था और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1986 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2016 में जो है जब पेरिस क्लाइमेट जल समझौता जो है पेरिस क्लाइमेट जो समझौता है जो पर्यावरण से मतलब क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, वहां पे सभी कंट्रीज ने अपना एक टारगेट सेट किया था। लेकिन चूंकि अभी क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो सभी देशों को यह बोला गया कि आपने जो पहले पेरिस क्लाइमेट में टारगेट सेट किया था उसको आप चेंज कीजिए। तो भारत ने भी अपना जो टारगेट है आईएनडीसी का उसको चेंज किया है। आपको बताना है कि इनमें से क्या जो टारगेट है वो गलत है। 2030 तक भारत जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका 50% जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर विंड से प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, 2030 तक जो भारत है वो अपने ग्रीन हाउस उत्सर्जन में जो है कितना कमी लाएगा? 45% का कमी लाएगा। तीसरा, 2030 तक भारत जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। और चौथा, यह समिट जो है ये ग्लासगो में हुआ। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से क्या गलत है। कोशिश कीजिए। जेपीएससी में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहां पे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा कि जो कार्बन न्यूट्रल भारत है ये 2070 तक बनेगा। जो विकसित देश है उन्होंने 2050 तक का टारगेट रखा है, लेकिन भारत ने कहा कि अभी हम डेवलपिंग है, हमारे जो बहुत से गांव हैं वहां पे बहुत सारा फैसिलिटी नहीं है, तो हमको अभी समय लगेगा कार्बन न्यूट्रल होने में। तो 2070 जो है भारत ने टारगेट रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं और हेडक्वार्टर दिया गया है। ठीक है, तो आपको मैच करना है। पहला जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दूसरा जो है आईयूसीएन और तीसरा जो कि अर्थ समिट यानी कि 1992 में बनाया गया था। और दोस्तों जो अर्थ समिट है ना, पृथ्वी सम्मेलन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कमेंट सेक्शन में जो है 2 लिंक आपको दिए हैं पर्यावरण संबंधित, उनको आप जरूर से देखिए। आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे।
बस वहां पे हमने अभी जो लेटेस्ट कोप 26 का है उसका जो है डिस्कशन नहीं किया है। बाकी आपको वहां बहुत सारे जो फैक्ट्स है और जो बेस है आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, यहां पे ऑर्गेनाइजेशन दी है, यहां पे आपको हेडक्वार्टर है, आपको मैच करना है। तो क्या जवाब हो जाएगा? जो यूएनईपी है इसका हेडक्वार्टर कीनिया में है। जो आईयूसीएन है ये रेड लिस्ट पब्लिश करता है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी सम्मेलन में अलग अलग जो है कन्वेंशन लाया गया था अलग अलग चीजों के लिए। तो जलवायु परिवर्तन को ठीक करने के लिए जो है जो आपका कन्वेंशन है वो UNFCCC है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिसंबर 2022 तक भारत में कितने जो है रामसर साइट में दोस्तों आर्द्र भूमि को मतलब कंसिडर करते हैं, तो भारत में कितने जो है रामसर साइट हो गए हैं? तो इसका जवाब आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 70, दूसरा 72, तीसरा 75, चौथा 78। और ये जो रामसर है ये जगह कहां पे है? ईरान में, ठीक है। और 2 फरवरी को जो है हम आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं जैसे पर्यावरण दिवस तो सबको पता ही है 5 जून का, उसके अलावा जो है बायोडाइवर्सिटी डे मतलब जैव विविधता दिवस हो गया, वाइल्ड लाइफ एक्शन डे, उसके बाद ओजोन को बचाने का जो डे है, तो ये सब दोस्तों हमको जानना है। साथ ही साथ जो थीम है दोस्तों वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे कि जो है कौन से दिवस का क्या थीम है, ठीक है। ये हम बाद के वीडियो में लेके आएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 75। क्वेश्चन नंबर 6, प्लास्टिक का जो कचरा है वो 1 जुलाई 2022 से भारत के बहुत से स्टेट में बैन कर दिया गया है सिंगल प्लास्टिक यूज को। उसके पहले जो है एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था कि प्लास्टिक के कचरे को 2019 में किस कन्वेंशन में जोड़ा गया था। तो यहां जो चारों कन्वेंशन दोस्तों नाम दिए गए हैं ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन और ये तो जो है ओटावा कन्वेंशन ऐसा कुछ है नहीं। ये जो 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आपका जो है जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ये डील करता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मतलब जैसे DDT है कि ऐसे जो पॉल्यूटेंट जो कि पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं उनको बैन करने की बात कौन करता है? स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। रॉटरडैम कन्वेंशन जो है, मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा चीज दूसरे देश को भेज रहे हैं, ठीक है, जो कि केमिकली बहुत मतलब वो जो है उसका बहुत नुकसान है, तो यहां पे कंसेप्ट आता है PIC का, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आपको उस देश को बताना होगा कि भाई ये जो है इसमें क्या हार्म है, ठीक है। तो बच क्या गया यहां पे? बेसल कन्वेंशन। और मतलब फरवरी 2022 में जो श्रीलंका है, यूके ने वहां पे कुछ वेस्ट मटेरियल भेजा था, तो इसी बेसल कन्वेंशन के थ्रू जो है श्रीलंका ने उन कचरा को जो है वापस कर दिया था। देखिए दोस्तों होता क्या था कि जो विकसित देश है ना, डेवलप कंट्रीज, ये विकासशील देश या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में अपना वेस्ट मटेरियल भेज देते थे। तो इसलिए ये कन्वेंशंस बनाया गया ताकि जो है जो विकासशील देश हैं और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो मतलब बच सके। तो जो प्लास्टिक का कचरा है इसको 2019 में कहां जोड़ा गया? इसको बेसल कन्वेंशन में जोड़ा गया है। वैसे ही जो है हाल ही में इंडिया ने बहुत से जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को जो है बैन किया है, POP को बैन किया है। तो पूछा जा सकता है कि भारत ने जो POP को बैन किया है तो POP किस कन्वेंशन में आता है? तो वो आपका आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसलिए मैं कहूंगा कि आप ये तीनों कन्वेंशन, फिर चाहे वो बेसल हो, रॉटरडैम हो, स्टॉकहोम हो, इसको अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए हमने जो है आपको यहाँ पे जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर का नाम दिया है और यहाँ पे स्टेट, ठीक है। आप जानते हैं दोस्तों कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो देश खुद से बना सकता है, लेकिन बायोस्फीयर जब बनाता है तो उसको यूनेस्को को भी इन्फॉर्म करना होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए नोकरेक है, सिमलीपाल है, मानस है और खंगचेनजोंगा है। तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट में है? सिक्किम, असम, मेघालय, उड़ीसा। कोशिश कीजिए मैच करने का। तो नोकरेक का है हो जाएगा क्या? मेघालय, सिमलीपाल हो जाएगा आपका उड़ीसा, मानस जो है असम और खंगचेनजोंगा जो है ये हो जाएगा आपका सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 8, जो ये आपका जैव मंडल है ना बायोस्फीयर, ये
MAB प्रोग्राम के अंदर जो है शुरुआत किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो आपको यहाँ पे सिंपल पूछ लिया कि बताइए ये प्रोग्राम जो है कब चालू किया गया था, 1968, 1969, 1970 या 1971। साथ ही साथ दोस्तों आपको कमेंट में ये करके बताना है कि भारत में कितने जैव मंडल हैं, बायोस्फीयर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1971। और जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, ये भी दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, आप जानते ही हैं कि हर 2 साल पे भारत सरकार जो है वो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस स्टेट में परसेंटेज के हिसाब से जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज्यादा है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर। दोस्तों यहाँ पे अक्सर जो स्टूडेंट्स है कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एरिया में दिया है तो आंसर अलग होगा और जब परसेंटेज में दिया है तो वहां पे अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि झारखंड फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार किस जिले में परसेंटेज वाइज जंगल सबसे ज्यादा है, तो जवाब होता लातेहार। लेकिन एरिया के हिसाब से पूछूंगा तो हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। तो उसी तरह जो है यहाँ पे है आपको परसेंटेज वाइज पूछा गया है नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर। तो क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे मिजोरम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहां पे है? मिजोरम में। और एरिया वाइज क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये पूछा गया है कि 2019 के कंपैरिजन में तुलना में 2021 में जो है किस राज्य में जंगल सबसे ज्यादा बढ़ा है? तो आपके ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल। ऐसे ही क्वेश्चन जो है झारखंड के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि बताइए 2019 का जो झारखंड का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट था उसके तुलना में झारखंड के किस जिले में वन सबसे ज्यादा बढ़ा है? तो वहां जवाब हो जाएगा गढ़वा जिले में। यहां आपको स्टेट बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहीं कहीं आपको तेलंगाना मिलेगा दोस्तों, लेकिन जो सही जवाब है वो आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पे जो है आपका तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया है और झारखंड के जिले दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो झारखंड के किस जिले में है। पहला है लावालौंग, दूसरा है पालकोट, तीसरा है उदुआ झील बर्ड सेंचुरी और यहाँ पे जिला में है गुमला, चतरा, साहेबगंज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदुआ लेक जो बर्ड सेंचुरी है ये साहेबगंज में है, जो पालकोट है ये गुमला में है, जो लावालौंग है ये चतरा में है। क्वेश्चन नंबर 12, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी मतलब हर 2 साल पे जारी की जाती है। आपको बताना है कि इसके द्वारा कौन से संस्था के द्वारा पब्लिश किया जाता है। WWF हो गया, IUCN हो गया, UNEP हो गया, यूनेस्को हो गया। दोस्तों जो अक्टूबर 2022 में ये रिपोर्ट आई है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, इसके अनुसार मतलब 50 साल में जो है जो जीव जंतु हैं उनमें कितना रिडक्शन हुआ है उनकी संख्या में? 69%। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार मतलब 50 वर्षों में कितना रिडक्शन देखने को मिला है, कितना कमी आया है? तो 69%। और ये जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये पब्लिश होता है WWF के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, रेड डेटा बुक मतलब कौन सा जीव जंतु जो है मतलब उसकी संख्या कम हो रही है, अलग अलग 9 कैटेगरी हैं, तो ये किसके द्वारा पब्लिश होता है? आपके ऑप्शन है WWF, IUCN, UNEP, यूनेस्को। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको 2 लिंक दिया गया है, उनको आप जरूर से देखिए। आपको एनवायरनमेंट का जो भय है ना वो खत्म हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा IUCN। जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है ये WWF के द्वारा और जो रेड डेटा रिपोर्ट है ये IUCN के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं? हॉटस्पॉट दोस्तों ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पे जैव विविधता बहुत डेंस है और वहां पे जो 70% है ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हॉटस्पॉट। तो
आपके ऑप्शन है A 2, B 3, C 4, D 5। और यहां पे क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? भारत में जो है क्या हो जाएगा आंसर बताइए? 4 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और ध्यान रहे हिमालय में जो है पश्चिमी हिमालय नहीं होगा, ईस्टर्न हिमालय। पश्चिमी घाट होगा, ईस्टर्न हिमालय होगा, पूर्वी हिमालय। उसके बाद इंडो म्यांमार रीजन जो है वो होगा, और फिर जो है आपका जो है सॉरी इंडो म्यांमार नहीं, इंडो बर्मा रीजन, ठीक है, वो होगा। और फिर आपका निकोबार आइलैंड के पास सुंडा आइलैंड है वो होगा। तो ये 4 जगह जो है हॉटस्पॉट में आते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के हॉटस्पॉट में नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट हो गया, ईस्टर्न हिमालयस, इंडो बर्मा रीजन, और आपका जो है सुंडालैंड। क्वेश्चन नंबर 15, जैसे कि मैंने बताया कि पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट दिवस है। एक तो आपको उनका डेट याद रखना है और साथ ही साथ थीम क्या था यह भी देखना है। तो जैव विविधता दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस, पर्यावरण मतलब दिवस, आर्द्रभूमि दिवस 22 फरवरी, 22 मई, 5 जून, 16 सितंबर। कोशिश कीजिए दोस्तों। तो जो जैव विविधता दिवस है ये होता है 22 मई को, जो ओजोन प्रोटेक्शन डे है ये 16 सितंबर को, पर्यावरण दिवस तो सबको ही पता है 5 जून को, और जो आर्द्रभूमि दिवस है 2 फेब को। क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं कि भारत में किस प्रकार के वन जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? प्रोटेक्टेड, ठीक है, या फिर आपका रिजर्व्ड, या फिर अनक्लासिफाइड, या नन। प्रोटेक्टेड में क्या क्या हो जाता है? प्रोटेक्टेड में आपका हो जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, जैवमंडल हो गया। और रिजर्व जो है ये आरक्षित वन होते हैं। अनक्लासिफाइड जिनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसका आंसर मारते हैं अनक्लासिफाइड। आप कोशिश कीजिए क्या जवाब होगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस जो आप यहां दोस्तों देख रहे हैं इनको आप जरूर से गूगल सर्च करिए और उनके बारे में और फैक्ट्स जो है जानिए दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया कमेंट बॉक्स में 2 बहुत ही अच्छे लिंक दिए गए हैं पर्यावरण संबंधित, उनको आप जरूर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। दोस्तों आप जानते ही हैं कि एक अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है वो जंगल पे और जो वहाँ पे ज़मीन है उस पे निर्भर है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में जितने भी कानून बने किसी में भी उनको उनका अधिकार नहीं दिया गया। फाइनली 2006 में वन अधिकार अधिनियम बना। तो इसमें आपको बताना है कि जिनको बेनिफिट लेना है कट ऑफ डेट क्या होगा, मतलब कट ऑफ डेट क्या है उसके लिए। 10 दिसंबर 2005, 12 दिसंबर 2005, 13 दिसंबर 2005 या 14 दिसंबर 2005। कोशिश कीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब जो है हो जाएगा 13 दिसंबर 2005। और इसमें जो जैसे कि जो जनजाति के लोग हैं उनके लिए तो कुछ वैसा मतलब टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, बस ये डेट से पहले वो वहां पे रह रहे हो। लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब है, गैर अनुसूचित जनजाति, उनके लिए क्या टाइम पीरियड मेंशन किया गया है कि 3 पीढ़ी से यानी कि एटलीस्ट 75 साल से वो पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हो तभी वो अपनी जमीन को जो है वहां पे जमीन के पट्टे को क्लेम कर सकते हैं। तो इसको लेके काफी विवाद होता है क्योंकि आप 75 साल जान ही रहे हैं, आज के टाइम पे बहुत कम ही लोग जो है उसको टिक पाते हैं। तो कौन रिकॉग्नाइज करेगा, है ना, यहाँ प्रॉब्लम आती है। प्लस जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी जो है अपना राइट्स नहीं देना चाहती है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब ये अधिनियम है तो सही लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है, क्योंकि जो लोग जंगल में रहते हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है या प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके वजह से भी अधिनियम होने के बावजूद भी जो है उनको पट्टा वहाँ पे नहीं मिल पाता है। और ये हमारे मेंस के सिलेबस में भी पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो कट ऑफ डेट क्या रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा 13 दिसंबर 2005। क्वेश्चन नंबर 18, किगाली संशोधन जो है से किस चीज को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जोड़ा गया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, H2O या HFC। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों पर्यावरण संबंधित सबसे सक्सेसफुल ये प्रोटोकॉल है जिसमें ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले गैसेस को बैन किया गया था।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, क्योंकि जो क्लोरीन है वो जाके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसके साथ इंटरेक्ट करती थी और ओजोन में छेद कर देती थी। तो इसमें किगाली संशोधन हुआ है और किस चीज को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जोड़ा गया है। तो देखिए H2O तो होगा नहीं, ये दोनों तो पहले से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में थे। तो जो संशोधन हुआ है उससे ऐड किया गया है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। हालांकि अलग अलग जो देश हैं, जैसे कि विकसित देश हैं, उनको अलग टारगेट है फेज आउट करने का। इंडिया जो विकासशील देश है उनको अलग टारगेट दिया गया है HFC को फेज आउट करने का। इसका जो यूज है वो कूलर में, रेफ्रिजरेंट में, एसी में, एक्स्ट्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सेंदाई फ्रेमवर्क का संबंध किस चीज से है? मैं बार बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेस प्रोग्राम से है, आपदा प्रबंधन से है, साइबर सिक्योरिटी से है या मोरालिटी से है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो सेंदाई फ्रेमवर्क है इसका संबंध आपदा प्रबंधन से है। आपको जो है जापान सबसे ज्यादा डिजास्टर प्रोन कंट्री है, तो यूएन जो है डिजास्टर संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बैठक है वहां पे करवाती है। इसके पहले जो है योगोकाटा, हियोगो फ्रेमवर्क, ये सब जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित है। तो उसी तरह जो सेंदाई फ्रेमवर्क है ये लेटेस्ट 2016 से लेकर 2030 तक के लिए ये फ्रेमवर्क दिया गया है। इसमें 4 मेन थीम जो है दिए गए हैं और जो भी देश हैं अपने यहाँ जो भी वो आपदा प्रबंधन का नियम कानून बनाएंगे वो इसको ध्यान में रखेंगे, सेंदाई फ्रेमवर्क को। ठीक है, तो आपको सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि योगोकाटा डिक्लेरेशन, योगो फ्रेमवर्क और सेंदाई फ्रेमवर्क इनका संबंध किस चीज से है? तो आपदा प्रबंधन से है। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बीजिंग डिक्लेरेशन है ये किससे संबंधित है? वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेस प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। आंसर करिए दोस्तों, कोशिश कीजिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बीजिंग डिक्लेरेशन जो है ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है और ये जो है यूएन के बैठक 1995 में हुआ था बीजिंग में। वहां पे बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो है मतलब डिक्लेयर किया गया था। तो ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं आप प्लीज उनको जो है गूगल में अच्छे से सर्च करके देखिए, पढ़िए, तब जाके आपको और क्लैरिटी आएगी। क्योंकि जब तक आप खुद से चीजों को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, केवल 1 लाइन पढ़ने से नहीं होगा दोस्तों। आपको जो है उसको थोड़ा अच्छे से जानना समझना जरूरी है, तभी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। और लिखना तो और भी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ये 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। हम आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों।